Hello students, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the third part of our video of third chapter and the name of the chapter is Ruling the Countryside. In this chapter, beta, in our previous video we have read that how the Britishers have started cultivating indigo and opium in Indian territories. So today we will start from the topic that why the demand for Indian indigo increased. So earlier we have read that due to the shortage of indigo in Britain, the demand for Indian indigo increased. So let us start. The indigo plant grows primarily in the tropics. तो बेटा जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उन एरियाज़ में इंडिगो प्लांट को ईजिली ग्रो किया जा सकता था. By the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. तो उस टाइम पे बेटे 13th सेंचुरी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जितने भी कपड़ा बनाने वाले लोग थे, कपड़ा उत्पादक थे, वो कपड़ों की रंगाई के लिए भारत का जो नील था, भारत की इंडिगो प्लांट से जो नील तैयार किया जाता था, उसको इस्तेमाल कर रहे थे. However, only small amounts of Indian indigo reached the European markets and its prices was very high. तो इस वजह से बेटे उस समय भारत नील की बहुत कम मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंच पाती थी और इसी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा कीमत वहाँ पे होती थी, क्योंकि कोई भी सामान अगर कम क्वांटिटी में है तो उसके प्राइसेस हाई होंगे, अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है तो उसके प्राइसेस लो होंगे. यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वुड. तो अब बेटा जितने भी यूरोपियन प्रोड्यूसर्स थे कपड़ों के, उन सभी के पास इंडिगो कम अमाउंट में पहुंच रही थी, तो इस वजह से वो सभी वोड नामक एक पेड़ पर डिपेंडेंट थे जिसमें से बैंगनी और नीले कलर बनाए जाते थे टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाइज. तो ये जो जितनी भी यूरोपियन मार्केट थी बेटे, जितने भी यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे, वो सभी वोड नाम के पेड़ पर डिपेंडेंट थे वॉयलेट और ब्लू कलर के लिए. बीइंग ए प्लांट ऑफ द टेम्परेट जोन, अब जो ये वोड था ये बेटे टेम्परेट जोन में ग्रो करने वाला पौधा था. टेम्परेट जोन का मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके अंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्कटिक सर्कल के बीच का एरिया. तो इन दोनों ही एरियाज़ को हम टेम्परेट रीजन्स बोलते हैं. तो जो वोड है उसके लिए ग्रोइंग कंडीशंस टेम्परेट रीजन्स में बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सो वोड वाज मोर ईजिली अवेलेबल इन यूरोप. तो यूरोप में वोड नाम का जो पौधा था वो तो ईजिली अवेलेबल था, लेकिन इंडिगो ईजिली अवेलेबल नहीं था. इट वॉज ग्रोन इन नदरन इटली, सदर्न फ्रांस एंड इन पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो जो वोड नाम का पौधा था बेटे, वो जो टेम्परेट रीजन्स थे, जैसे इटली का उत्तरी भाग, फ्रांस का जो दक्षिणी भाग है, या फिर जर्मनी और ब्रिटेन के बहुत सारे पार्ट्स वहाँ पर ग्रो किया जाता था. वरिड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, वोड प्रोड्यूसर्स इन यूरोप प्रेशराइज्ड देयर गवर्नमेंट्स टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ इंडिगो. तो अब क्या हुआ बेटे, जितने भी वोड प्रोड्यूसर थे उनको ये लगा कि अगर इंडिगो की डिमांड यहाँ पे इतनी ज़्यादा है और इंडिगो अगर ऐसे ही ब्रिटेन में आती रही तो वोड की डिमांड जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी. तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर दिया, दबाव दिया कि इंडिगो का इंपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में आने से बिल्कुल बंद कर दिया जाए. सो क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई. इंडिगो प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर वेयर एज द डाई फ्रॉम वोड वॉज पेल एंड डल. तो बेटे अब जितने भी क्लॉथ डायर थे, जितने भी कपड़ा रंगने वाले थे, उनको नील जो इंडिगो जा था बेटे, इंडिगो को हम हिंदी में नील बोलते हैं, तो इंडिगो बहुत ज़्यादा पसंद था और इंडिगो से बहुत ही चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से जो कलर मिलता था वो बिल्कुल फीका और बेजान दिखाई देता था. बाय द 17th सेंचुरी यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड देयर गवर्नमेंट्स टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट. तो अब बेटे सभी को इंडिगो की ज़रूरत थी, क्योंकि हम भी अगर कोई भी ड्रेस लेने जाएंगे तो
जिस ड्रेस में ब्राइट लुक आएगा वो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बल्कि ऐसी ड्रेस में जो थोड़ी डल दिखे। तो इसी वजह से बेटे जो क्लॉथ डायर्स थे वो भी उस रिच ब्लू कलर को ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए 17th सेंचुरी में जो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर्स थे, यूरोपियन में कपड़ा बनाने वाले जो लोग उद्योगपति थे, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि वो इंडिगो इंपोर्ट पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन करे। मतलब कि इंडिगो को यूरोपियन कंट्रीज़ में आने पर जो पाबंदी लग गई थी उसमें थोड़ी सी ढील दे दी जाए। द फ्रेंच बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सेंट डोमिनिक in the Caribbean island, the Portuguese in Brazil, the English in Jamaica and the Spanish in Venezuela। तो अब बेटे जितने भी एरियाज़ थे, जैसे कि कैरेबियन सी में जो सेंट डोमिनिक था, कैरिबियन आइलैंड्स थे, पोर्चुगीज़ ब्राज़ील में, जमाइका में इंग्लिश और स्पेनिश में वेनेजुएला, ये अलग अलग जो कंट्रीज़ थी उन्होंने धीरे धीरे इंडिगो को ग्रो करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये सभी कंट्रीज़ ट्रॉपिकल एरिया में थे। तो भारत के लेफ़्ट और राइट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ ने कोशिश करी इंडिगो को ग्रो करने के लिए। इंडिगो प्लांटेशंस ऑल्सो कम अप इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका जो है हमारा, उत्तरी अमेरिका जो है, उसके बहुत सारे हिस्सों में भी इंडिगो के बागान लगाने शुरू कर दिए गए। प्लांटेशंस क्या होते हैं बेटे? जब किसी क्रॉप को ज़्यादा बड़े पैमाने पे ग्रो किया जाए, बहुत दूर दूर तक उसी क्रॉप को ग्रो किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटेशन। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर, ब्रिटेन बिगेन टू इंडस्ट्रियलाइज। तो अब क्या हुआ? ब्रिटेन ने उद्योगीकरण करना शुरू कर दिया। एंड इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई। तो अब क्या हुआ? 18th सेंचुरी में बेटे जो ब्रिटेन था उन्होंने उद्योगीकरण शुरू कर दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनाने शुरू कर दी, और इस वजह से जितने भी कॉटन प्रोड्यूसर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा, कॉटन की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, बहुत ज़्यादा कॉटन का प्रोड्यूस किया जाने लगा, क्रिएटिंग एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लॉथ डाई। और उसी वजह से अब कपड़ों की रंगाई की मांग भी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons। तो हालांकि बेटे जो इंडिगो थी उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से जो भी इंडिगो प्रोवाइड की जाती थी वो अनेक कारणों से बंद हो गई। Between 1783 and 1789 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। तो अब क्या हुआ बेटे? 1783 से लेके 1789 के बीच में दुनिया में जितनी भी इंडिगो प्रोड्यूस की जाती थी वो प्रोडक्शन हाफ हो गई, बिल्कुल इतना ज़्यादा इफेक्ट हुआ। क्लॉथ डायर्स इन ब्रिटेन नाउ डेस्परेटली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। तो अब जितने भी ब्रिटेन के क्लॉथ डायर्स थे, जिनको रंगरेज बोला जाता है, जो कपड़ा रंगते हैं, उनको इंडिगो की आपूर्ति के लिए वो बहुत बेचैनी से किसी दूसरे सोर्स की तलाश करने लगे, क्योंकि बेटे कपड़े को रंगना तो बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे, अभी भी है। तो इसी तरह से वो इंडिगो कलर बहुत ज़रूरी था। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड। तो ऐसे इंडिगो कहाँ से उनको मिल सकता था? अब ये क्वेश्चन था। सो द नाउ टॉपिक इज़ ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। अब ब्रिटेन ने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया से ही उस पूरी डिमांड को कंप्लीट करें, पूरा करें। सो faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation। तो यूरोप में बेटे इंडिगो की जो मांग बढ़ रही थी उसको देखते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ये तय किया कि अब वो भारत में नील की खेती को बढ़ाएंगे, और उसको बढ़ाने के अलग अलग वो रास्ते ढूंढने लगे। From the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly। तो अब क्या हुआ बेटे? 18वीं सदी में जो डिमांड इतनी बढ़ गई थी इंडिगो की, उसकी वजह से बंगाल में इंडिगो की खेती बहुत तेज़ी से फैलने लगी, क्योंकि बंगाल पे किसका राज था उस टाइम पे? कंपनी का, और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो ग्रो करना चाहती थी, तो इस वजह से बंगाल में इंडिगो की खेती बहुत ज़्यादा फैलने लगी।
बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो केम टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। और इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ कि बंगाल में पैदावार होने वाली जो इंडिगो थी वो दुनिया के बाज़ारों पर छा गया था। In 1788 only about 30% of the indigo imported into Britain was from India, but by 1810 the proportion had gone up to 95%। तो बेटे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1788 में ब्रिटेन द्वारा जो इम्पोर्ट किया जाता था इंडिगो को वो सिर्फ 30% इम्पोर्ट किया जाता था, लेकिन 1810 तक जो इंडिगो भारत से इम्पोर्ट किया जाता था वो 95% हो चुका था। As the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production। तो अब क्या हुआ बेटे, सभी को ये पता लग गया था कि जो इंडिगो की खेती है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जैसे जैसे इंडिगो का व्यापार फैला तो कंपनी के जितने भी अफसर थे और जितने भी व्यावसायिक एजेंट थे उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने में पैसा लगाना शुरू कर दिया। Over the years, many company officials left their jobs to look after their इंडिगो बिजनेस। तो अब क्या हुआ बेटा, कंपनी में जैसे जैसे समय बीतने लगा कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने जो इंडिगो का कारोबार था, बिजनेस था, उसको बढ़ाने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। उनको ये लगा कि जितनी सैलरी हमें जॉब से मिल रही है उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो हम इंडिगो की खेती से कमा सकते हैं। Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India। तो बेटे ये देख के कि इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, इस भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भी बहुत सारे लोग भारत आए और केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। और वो भी भारत में आके इंडिगो के प्लांटर्स बन गए, मतलब उन्होंने भी इंडिगो के बागान लगा लिए। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वर कमिंग अप एट द टाइम। तो बेटे उस टाइम पे एक नई कंसेशन किया गया था कि जिन लोगों के पास इंडिगो की पैदावार करने के लिए पैसा नहीं था उनको कंपनी भी लोन देती थी और नए नए बैंक भी उस टाइम पे बन गए थे जो कि लोगों को कर्जा देने को तैयार थे। सिर्फ कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो को ग्रो किया जाए। तो अब क्या हुआ बेटे, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी रीडिंग। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, किस तरह से इंडिगो की खेती होती थी, मतलब कौन से नए तरीके यूज़ किए गए, कौन से सिस्टम्स यूज़ करे गए इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए। सो देयर वर टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, फर्स्ट इज़ निज कल्टीवेशन एंड द सेकेंड इज़ रायटी कल्टीवेशन। तो बेटे दो तरह के उस टाइम पे कल्टीवेशन सिस्टम यूज़ किए गए, निज खेती और रायती खेती। अब within the system of niche cultivation, the planter produced indigo in lands that he directly controlled. He either bought the land or rented it from other zamindars and produced indigo by directly employing hired laborers। तो अब क्या हुआ बेटे, जो निज खेती की जो सिस्टम था उसमें जो बागान मालिक थे वो खुद अपनी ज़मीन में इंडिगो को प्रोड्यूस करते थे, या तो वो ज़मीन को ख़रीद लेते थे या फिर वो दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन को रेंट पे ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर वो इंडिगो की प्रोडक्शन करवाते थे। तो ये क्या था बेटा, निज कल्टीवेशन। अब इस निज कल्टीवेशन में, निज खेती में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को आई। So let us read the problems with niche cultivation. The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. Indigo could be cultivated only on fertile lands and these were all already densely populated। अब बेटे यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि जो इंडिगो थी वो सिर्फ जो सबसे फर्टाइल लैंड थी उस टाइम पे उस पर ही ग्रो कर सकते थे। तो अब जो जहाँ पर फर्टाइल लैंड थी, उपजाऊ ज़मीन थी, उन ज़मीनों पर पहले ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से जितने भी बागान मालिक थे वो निज खेती में अगर अपने एरिया को बढ़ाना चाहते थे, जैसे उनको प्रॉफिट हो रहा था तो वो ज़्यादा एरिया को एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन ये करना पॉसिबल उनके लिए नहीं था। सो ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। तो उस समय पे यहाँ वहाँ जो छोटे मोटे खेत पड़े हुए थे सिर्फ वो ही उनके हाथ लग पाए और उनको एरिया नहीं मिला। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स
टू कल्टीवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। तो अब क्या था बेटे, इंडिगो की कल्टीवेशन करने के लिए जो प्लांटर्स थे, मतलब जो बड़े बड़े बागान मालिक थे, उनको बहुत बड़े बड़े एरिया की ज़रूरत थी। लेकिन दे वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम, लेकिन वो कैसे इतनी बड़ी लैंड मांगे, क्योंकि जिस पर्टिकुलर एरिया में वो ग्रो कर सकते थे उस पर तो पहले ही बहुत आबादी रह रही थी। तो इस वजह से व्हाट दे डिड, they attempted to lease in the land around the indigo factory and evict the peasants from the area। अब उन्होंने क्या किया बेटा, नील की फैक्ट्री के, मतलब जो इंडिगो की फैक्ट्री थी उसके आसपास जितनी भी ज़मीन थी उसको पट्टे पर ख़रीद लिया, मतलब उन्होंने रेंट पर उस ज़मीनों को ख़रीद लिया और उनमें जो पीजेंट्स वर्क करते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, लेकिन ये जो प्रोसेस उन्होंने यूज़ किया, ये जो प्रोसीजर यूज़ किया, इससे बहुत ज़्यादा टकराव और तनाव पैदा होने लगा था, क्योंकि जो पीजेंट्स थे उनकी ज़मीनें उनसे ज़बरदस्ती छीनी जा रही थी इस वजह से। नॉर वाज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, दूसरी जो उनके सामने अड़चन आ रही थी वो क्या थी कि मज़दूरों का इंतज़ाम बड़ी मुश्किल से हो रहा था, वो आसानी से नहीं हो रहा था। ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट, अगर एक बड़ा हमें प्लांटेशन लगाने हैं, बड़े बड़े बागान लगाने हैं, तो उनके लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। बट and labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी बेटे कि मज़दूरों की ज़रूरत भी उस समय पर सबसे ज़्यादा होती थी जिस समय पर वो किसान अपनी धान की खेती करने में बिज़ी होते थे। तो मतलब राइस की कल्टीवेशन और इंडिगो की कल्टीवेशन सेम टाइम पे होती थी। तो बाकी जितने भी किसान होते थे वो अपने अपनी राइस की कटिंग में या उनको काटने में, सींचने में, उसी में बिज़ी रहते थे। तो इंडिगो के लिए मज़दूर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड बुलॉक। अब ये बेटा थर्ड रीज़न है जिससे, जो थर्ड प्रॉब्लम है जो निज कल्टीवेशन में लोगों के सामने आई, और ये क्या थी कि निज खेती करने के लिए बहुत सारे हल और बैलों की भी ज़रूरत होती थी, क्योंकि जो अगर लैंड ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा, तो हमें ज़्यादा बैल और ज़्यादा जो हल होंगे उनकी ज़रूरत होगी। सो 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो, दिस मेंट दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लोज। तो अब बेटे यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा जो कैलकुलेशन निकल के आया। तो इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो उस टाइम पे जो हल थे उनको ख़रीदना या उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, कि इतनी लार्ज अमाउंट में जो हल हैं ना तो वो इतनी लार्ज अमाउंट में ख़रीदे जा सकते थे और उनको इतना मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल था। सो nor could supplies be easily got from the peasants since their plows and bullocks were busy on their rice field। और ना ही बेटे वो किसानों से भी हल मिल सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो किसान होते थे वो अपनी राइस की खेती के लिए उन सभी को ज़रूरत यूज़ कर रहे होते थे। सो since their plows and bullocks were busy on the rice fields again exactly at the time that the indigo planters needed them। तो बेटे जो प्रॉब्लम कटाई के टाइम पे होती थी, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी, वही सेम प्रॉब्लम अब जो बुलोक थे, मतलब कि बैल थे, या जो उस टाइम पे हल थे, उनकी व्यवस्था में हो रही थी कि किसानों को भी उसी टाइम पे ज़रूरत होती थी जिस टाइम पे वो चावल की खेती कर रहे होते थे, और उसी सेम टाइम पे जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको उन बैलों की ज़रूरत होती थी। तो ना तो वो किसानों से मांग सकते थे और ना ही वो इतने ज़्यादा बैल और हल अरेंज कर सकते थे। So till the 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under निज cultivation। तो 19वीं सदी के आखिर तक जितने भी बागान मालिक थे वो निज खेती के अंडर अपने एरिया को फैलाने में हिचकिचाने लगे थे, वो असंतुष्ट होने लगे थे। Less than 25% of the land producing indigo was under this system। तो लगभग जो इंडिगो की पैदावार वाले जो एरियाज़ थे वो कम से कम भी 25% लैंड से भी कम ज़मीन उसके अंडर आती थी जिसमें इंडिगो को ग्रो किया जाता था।
द रेस्ट वॉज अंडर एन अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टिवेशन द राइटी सिस्टम। अब बेटे ये सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं किया, इसीलिए एक नए सिस्टम के अंडर दूसरी बाकी की जो 75% लैंड थी उसको दूसरे सिस्टम के अंडर वर्क किया गया, यूज़ किया गया, और वो सिस्टम क्या था? रायती सिस्टम, जिसको हम रायती खेती बोलते हैं, रायती खेती। नेक्स्ट है इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायट्स, मतलब कि रायतों की ज़मीन पर नील की खेती। अब ये रायट्स कौन होते हैं बेटे? हमने पहले भी पढ़ा है कि रायट्स जो होते हैं वो कल्टीवेटर्स होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं उनको रायट्स बोला जाता है। Under the Righty system, the planters forced the ryots to sign a contract and agreement. तो अब रैयती व्यवस्था में बेटे जितने भी बागान मालिक थे वो क्या करते थे? उन कल्टीवेटर्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते थे उनसे। At times, they pressurized the village headman to sign the contract on behalf of the ryots. और कई बार तो वो गांव के मुखिया को भी सभी जो कल्टीवेटर्स थे उनकी तरफ से समझौते करने के लिए उनको प्रेशराइज कर देते थे कि आप ही सभी के नाम का साइन कर दीजिए। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rate of interest to produce indigo. अब बेटे जो लोग साइन कर देते थे उस एग्रीमेंट पे, उन लोगों को इंडिगो को ग्रो करने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से कर्जा मिल जाता था। और those who signed the contract got cash advances from the planters at low rate of interest to produce indigo, but the loan committed the ryot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holding. तो बेटे जब भी वो जिस भी अनुबंध पे उनका साइन करवाया जाता, एग्रीमेंट पे जो साइन होता था, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि उनको इंडिगो ग्रो करने के लिए जो बागान मालिक हैं वो नगद कर्जा उनको दे देंगे, लेकिन जो भी व्यक्ति कर्जा लेगा उसके पास जितनी भी ज़मीन है वो उस ज़मीन के कम लगभग 25% एरिया में इंडिगो को ग्रो करेगा। तो इसीलिए बेटा इसको रायटी सिस्टम बोला, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कल्टीवेटर्स से वो अपना काम करवा रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने ये ट्राई किया कि लगभग 25% जो एरिया है उस पर उनको ज़बरदस्ती इंडिगो ग्रो करनी पड़ेगी अगर वो एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो। The planter provided the seed and the drill, while the cultivators prepared the soil, sowed the seed and look after the crop. तो अब इसमें क्या होता था बेटे, जो बागान मालिक थे वो बीज और जो भी टूल्स उनको चाहिए होते थे वो सभी चीज़ें वो प्रोवाइड करते थे, बल्कि जो कल्टीवेटर्स थे उनको मिट्टी तैयार करनी, बीज बोने, फसल की देखभाल करनी, ये सारे जो जिम्मेदारी थी वो किसकी होती थी? किसान की। When the crop was delivered to the planter after the harvest, a new loan was given to the ryot and the cycle started all over again. तो अब क्या होता था बेटे, जब जो प्लांटर होते थे वो क्या करते थे, जैसे जब भी कटाई होगी और उनको क्रॉप दे दी गई, कटाई के बाद जब फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो वो उस कल्टीवेटर को, उस किसान को दोबारा से कर्जा दे देते थे, और इसी तरह से जो कर्ज था वो चलता रहता था। ये जो साइकिल थी कर्ज की वो चलती रहती थी कि वो खेती करने के लिए कर्ज लेते थे, फिर उस क्रॉप को जब वो बेचते थे तो उनको दोबारा से नया कर्ज मिल जाता था दोबारा से फसल ग्रो करने के लिए, लेकिन वो उस कर्ज को कभी उतार नहीं पाते थे। Peasants who were initially tempted by the loans soon realized how harsh the system was. तो बेटे शुरुआत में जो किसान इन कर्ज़ों से बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए थे, अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये जो सिस्टम था वो कितना ज़्यादा कठोर था, कि वो उस लोन के चक्कर में से, उस कर्ज में से निकल ही नहीं पाएंगे। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो एंड द साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड। तो अब क्या हुआ बेटे, उनको कर्ज तो दे दिया जाता था कि आप इंडिगो को प्रोड्यूस करें, लेकिन जब वो उस फसल को बेचने जाते थे तो उनको इतने दाम दिए ही नहीं जाते थे जिससे कि वो अपना कर्ज चुका पाएँ, और दोबारा से उनको इंडिगो ग्रो करनी थी तो दोबारा से उनको कर्ज लेना पड़ता। तो इस वजह से उनकी जो ये कर्ज का जो सिलसिला था वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल्स इन विच पीजेंट्स प्रेफर्ड टू कल्टिवेट राइस। एक और रीज़न था बेटे कि जो
इंडिगो थी उसकी खेती, जो प्लांटर्स होते थे वो बोलते थे कि जो इंडिगो है वो सबसे अच्छी जो ज़मीन है उस पर बोया जाए, लेकिन अब जो किसान है वो अपनी जो राइस की खेती है वो भी तो उसी ज़मीन पे करेगा। इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। अब जो इंडिगो थी बेटे उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और इस वजह से वो सारी मिट्टी की ताकत को खींच लेती थी, जिससे कि वो जो मिट्टी थी वो बिल्कुल ख़राब हो जाती थी। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे इंडिगो ग्रो करके और उसकी कटाई की गई है तो उसके बाद वहाँ पर धान की खेती नहीं हो सकती थी, क्योंकि मिट्टी में जितनी भी फर्टिलिटी थी उसको वो इंडिगो के पौधे बिल्कुल ले लेते थे। तो इस वजह से बेटे ये कुछ प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे जो प्लांटर कल्टीवेटर्स के सामने आई और इस वजह से उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन करने से मना करना पड़ा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे बेटे कि किस तरह से इंडिगो की वजह से ब्लू रेबेलियन शुरू हुआ, जो नील विद्रोह था वो उसकी शुरुआत हुई। तो बेटे आप इस पे लास्ट पेज पे देख सकते हैं, ये पिक्चर्स दिखा रखी हैं यहाँ पे कि किस तरह से एक इंडिगो फैक्ट्री में, जो कि इंडिगो फील्ड्स के पास लोकेटेड थी, वर्क किया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ये टैंक्स बना रखे हैं, हौद बोलते हैं जिनको। तो यहाँ पे बेटे फैक्ट्री के आसपास ही इनको बनाया जाता था और कटाई के बाद जो नील के पौधे थे उनको कारखाने में जो भी वट्स होते थे, जो हौद होते थे, ये यहाँ पे दिखा रखा है आपको, ये जो वट्स होते थे इनमें लाके डाल दिया जाता था और प्रत्येक हौद का एक अलग काम था। तो नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले उस कुंड में गर्म पानी में बहुत घंटों तक उसको डुबोया जाता था, फिर उस पौधे से अलग अलग कुछ केमिकल्स निकलते थे, फिर उन सड़ी हुई पत्तियों से वो कलर निकाला जाता था। तो इस तरह से वो कलर प्रिपेयर किया जाता था बेटे, जहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर आपको इसमें बता रखा है। सो बेटे वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट वीडियो दैट हाउ द पीजेंट्स stood up for the rebellion against the Britishers because of the cultivation of indigo. So till then, all of you try to understand the topics well, and you must understand the topics well with the help of this video. So take care and have a nice day.